हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करते हैं टॉप एमसीक्यू जो जीके से रिलेटेड हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले रिटों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ये क्वेश्चन गलत हो रखा है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल है, परमादेश बिल्कुल है। निवारक निरोध तो एक कानून था। ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रिटों में नहीं है। अधिकार परीक्षा बिल्कुल है। और 5 रिट जारी करता है ना आपको, तो इसका राइट आंसर होगा ये सम्मिलित नहीं है। अब जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या है? सार्वभौमिक उपयोग हमारा सार्वभौमिक अधिकार आता है ना अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो इसमें हमें बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारत की आत्मा कहा है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट जारी करने के अधिकार होते हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण पहले जानते हैं हम। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण वो होता है कि बंदी को 24 घंटे के अंदर ये एक किसी अपराधी को, जैसे कोई पुलिस पकड़ लेती है तो वो चाहता है कि वो निर्दोष है, वो उसे पता है कि निर्दोष है, बस इस शक के बिना पर गिरफ्तार किया गया है, तो वह एक लेख लिखेगा हमारे न्यायालय को कि इन्होंने मुझे ऐसे ही मतलब बिना आरोप के ही गिरफ्तार कर लिया है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट या मतलब कोई भी न्यायालय उस पर एक लेख जारी करता है, जिस जिस अधिकारी ने उसको गिरफ्तार किया हो, कि आप मुझे इतने घंटे के अंदर अपराधी को, मतलब जो भी अपराधी नहीं सॉरी जो भी व्यक्ति जिसे भी गिरफ्तार किया गया हो, उसे इतने एक समय निश्चित समय अवधि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। ये बंदी प्रशिक्षण है। परमादेश, हम देखते हैं परमादेश ऐसा होता है कि जब कोई अधिकारी अपने कार्य को करने से मतलब अपने कार्य को नहीं कर पाता सही तरीके से, तो उसे न्यायालय द्वारा एक परमादेश जारी किया जाता है कि आप अपने निजी नहीं सार्वजनिक कार्य का आप अच्छे से उन्मूलन करें। और अधिकार परीक्षा, इसमें अधिकार परीक्षा में कहा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति बिना बिना संवैधानिक बिना उसके बिना मतलब बिना संवैधानिक दर्जे की किसी पद पर कार्य करता है, तो उसके द्वारा फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये लेख लिखा जाता है कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आपने किस अधिकार से इस पद पर कार्य किया। तो उस अधिकारी को यह देना, उस जिसने भी उस पद पे रहकर कार्य किया उसे अपना पक्ष रखना पड़ता है। अगर उसका पक्ष सही रहता है तो वो उस पद पर कार्य कर सकता है, अन्यथा वो उस पद पर कार्य नहीं करता। और दूसरा हमारा जो है दूसरा हमारा प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध हमारा एक तीसरा सॉरी प्रतिषेध प्रतिषेध वह लेख है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे वाले न्यायालयों को यह लेख जारी करता है कि कोई भी एक जैसे मामला आया हो और वह निम्न सदनों में से बाहर हो, उसके कार्य क्षेत्र से बाहर हो, तो न्यायालय उस पर लेख लिखता है और कहता है कि आप इस पर कोई भी कार्रवाई ना करें, इसको हम देख लेंगे, मतलब हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लाइक ये रहता है। और फिर हमारा आता है एक उत्प्रेक्षण उत्प्रेक्षण लेख होता है। ये उत्प्रेक्षण लेख में उच्च न्यायालय अपने से अधीन न्यायालय इसको यह कहता है कि आपके पास जो भी निलंबित मामले हैं उन्हें जल्द से जल्द अपने से ऊपर वाले न्यायालय को
सौंपें ताकि उन पर जल्द से जल्द न्याय हो सके। तो ये थे हमारे 5 रिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ है? इसमें तो 3 ही ऑप्शन है, कोई नहीं, चलो देखते हैं। 1989 नहीं, 1990। 65वां संविधान संशोधन हमारा लागू हुआ था 1990 में। और इसमें क्या था? ये था SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ था। इसके तहत प्रश्नकाल जो कि संसद से संबंधित है, इसका संबंध क्या है? बैठक के बीच का समय, इसको देख लेते हैं। बैठक के बीच का समय हमारा क्या हो जाता है? शून्यकाल। जो शून्यकाल कहते हैं बैठक के बीच के समय को, शून्यकाल। बैठक से प्रारंभ का काल हो गया हमारा प्रश्नकाल। ये सही आंसर है इसका। प्रश्नकाल बैठक से पहले का समय प्रश्नकाल, बैठक के बाद का कोई ऐसा नहीं होता, ये भी गलत। चलिए आगे देखते हैं। प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 32, 31, 30, 29। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या होती है हमारी 30, जो कि पूरे के पूरे लोकसभा और विधानसभा से निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता। और इसके अध्यक्ष, जो इसका प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होता है, इसको निर्धारण करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष। ये होता है इसमें। आगे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, सॉरी इस पर फिर से मिस्टेक हुई है लिखने में। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखते हैं। विजय केलेकर नहीं, YV रेड्डी, श्रीपंत पी चौहान। इसका राइट आंसर YV रेड्डी। 14वां वित्त आयोग स्टेबल हुआ था 2013 को। कार्यकाल इसका 2015 से 20। वर्तमान में जो हमारा वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग, कार्यकाल 20 से 25 वर्ष। और इसके अध्यक्ष हैं LK सिंह। LK सिंह इसके अध्यक्ष। मौलिक कर्तव्यों की संख्या। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 12, 13, 10, 11। मौलिक कर्तव्यों की संख्या, मौलिक कर्तव्य हमारे किसमें? ये है हमारे 51 में। और इसके कर्तव्यों की संख्या 11। मौलिक कर्तव्यों में क्या होता है? जैसे कि हमें राष्ट्रगान, हमें राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान, जो भी ऐसे हैं इसमें। और जैसे 11वां, जो इसमें 11वां है, 11वां मौलिक कर्तव्य, इसमें बताया कि जो भी बच्चों के पालन करता है, मतलब जो भी उनका पालन पोषण करता है, उन्हें बच्चों को 6 से 14 साल तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए उनके द्वारा जो भी उनको देख रेख करते हैं उनके द्वारा। और ये हमारे 86, ये हमारे किसमें? संविधान संशोधन 86, वहाँ संविधान संशोधन जो कि हमारे 2002 में लागू हुआ था। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ये इसका है। ये अनुच्छेद 21 पे। लोक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है 15 व 7, 11 व 5, 10 व 6, 16 व 7। लोक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या होती है हमारे इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाएगी। यह संबंधित है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 239। ये है हमारा अनुच्छेद 233 से संबंधित है, जिसमें बताया गया कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाएगी। और भी जान लेते हैं हम। जैसे अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 क्या है?
अनुच्छेद 226 में है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को एक लेख जारी करने की इसे शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 235 में है कि उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पे होगा। मीन्स आप जैसे हाई कोर्ट का नियंत्रण उससे छोटे जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हमारे न्यायालय हैं उन पर रहेगा। ये अनुच्छेद 239 में गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में शासन जो होगा राष्ट्रपति द्वारा होगा और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति वहाँ की जाती है और राज्यपाल ही वहाँ का शासन करता रहता है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ओके, यशोवर्मन, पुलकेशन, स्कंदगुप्त, बालश्री। ये तो क्वेश्चन ही गलत है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है ऐसे। आप देखो तो जैसे ये क्या है, एक इसमें यशोवर्मन, चलो यशोवर्मन, हाथी गुफा अभिलेख ना, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख तो हमारे ये क्या थे उसका नाम, खारवेल, हाँ खारवेल, 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 खारवेल ने ना, खारवेल का है ये हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें प्रथम ये भारतवर्ष का जिक्र हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख में। ये खारवेल का अभिलेख है। और यशोवर्मन, यशोवर्मन का मंदोर, यशोवर्मन का तो मंदोर अभिलेख है। यशोवर्मन का ये यशोवर्मन मंदोर अभिलेख, मंदोर अभिलेख, जिसमें ये जिस अभिलेख में यह दिखाया गया है कि बुनकरों की श्रेणियों के बारे में इसमें दिखाया गया है। मीन्स बुनकरों की श्रेणी, श्रेणी से आप समझ सकते हैं। पुलकेशन का ऐहोल, पुलकेशन का अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का आपका भीतरी अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ, भीतरी स्तंभ अभिलेख, स्तंभ अभिलेख है इसका भीतरी अभिलेख, जिसमें होना भारत में प्रथम होना आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख, बालश्री का हमारा नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख बालश्री, गौतम बालश्री, इनका ये है। तो ये और एक क्वेश्चन और हम करते हैं, जैसे इसमें 9 क्वेश्चन है, एक हम अपने उससे देते हैं। आप बताओ कि डॉल्फिन, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव कब घोषित किया गया था? डॉल्फिन जो कि मछली रहती है गंगा नदी की, आपको पता ही है, राष्ट्रीय जीव कब घोषित किया गया था? मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, आप करना। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2009, 3 अक्टूबर 2009, या 5 अक्टूबर 2009, या फिर 7 अक्टूबर 2009। आप बताओ कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो देखिए यार, आपकी कनिष्ठ सहायक की आपकी एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जो कि हमारे 31 तारीख को है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप जिसका भी कनिष्ठ सहायक का पेपर है अच्छे से करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।